कि एक शख्स उसको मारता है, फिर उसके कपड़े उतारता है, फिर वो शराब पीता है, फिर वो उसके ऊपर पेशाब करता है, फिर शराब पीता है, फिर पेशाब करता है, फिर शराब पीता है, फिर शराब पेशाब करता है। तो ये क्या है? कोई जेलेसी फैक्टर तो था ना, ऐसे कौन किसके साथ करता है? और वो जलाने पे कहता है कि मैं जलाना नहीं चाहता था, मैंने तो सीट पे डाला था पेट्रोल, मैंने पेट्रोल उसके ऊपर नहीं डाला। कह रहा बचना होता तो बच जाता। एफआईआर की अगर हम बात कर लें, अरमगान के ऊपर कितनी एफआईआर थी? कोक का काम करता था, बेसिकली कोक का बड़ा डीलर था। इसके मुखालफिन जो थे वो वीट का काम करते थे। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि दो हाथियों की जंग है और दोनों एक दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहे थे। अब कौन किसको गिराना चाहता था और किसने किसको गिरा दिया, ये तहकीकात में मालूम होगा। लड़की जुमा और इसके अलावा पहले 2-3 और लड़कियों के नाम है, ये है क्या मैटर सर? झगड़ा शुरू हुआ एंजेलिना के मामले पे, तहकीकात की तो मालूम हुआ उसको भी कोई ताल्लुक नहीं है। फिर बात आ गई ओलिविया की, फिर एक और लड़की का नाम सामने आया मार्शा का, उसका भी कोई ताल्लुक, इन तीनों को कोई ताल्लुक नहीं है। जुमा का ताल्लुक बिला वास्ता आप जरूर कह सकते हैं। 5 तारीख को उसको घर पे बुलाया था, वो मुलाजमत ही नीचे बैठी हुई थी, उसको बुलाया लैपटॉप के बहाने, लैपटॉप लेकर आ जाओ। वो लैपटॉप लेकर आई तो कमरा बंद कर दिया। इस नौयत का तशद्दुद किया है कि मैं बता नहीं सकता कि उसको कहाँ कहाँ इस जालिम शख्स ने उस पर तशद्दुद किया है। सर एक वॉइस नोट आया था, इसने दोस्त को किया था मुस्तफ़ा ने, जब ये इससे मिलने जा रहा था, तो इसने ये वर्ड यूज़ किया था कि मैं काले से मिल के आ रहा हूँ। और राफी भाई, मैं थोड़ी देर अरमगान के घर जा रहा हूँ, वही काले के। अरमगान से जब वो मुलाकात करने जा रहा था तो शहराज ने उसे ट्रैप करके उसको बुलवाया था। वो खुद से जाना नहीं चाहता था, उसको ट्रैप करके बुलवाया था। उसी मैसेज के ज़रिए ही तो वालिदैन को पता चला था कि जो शक, उन्होंने शक का जो इजहार किया था उसी मैसेज के ज़रिए ही किया था। उनकी वालदा का मैंने इंटरव्यू किया था, तो वो बता रही थी कि 13 तारीख तक मुझे एक इसी लड़की, जो इस केस के अंदर लड़की थी, उसका मैसेज आ चुका था कि आपका जो बेटा है ये अब दुनिया में नहीं। वो हुआ क्या? हुआ ये कि जब ये 6 तारीख को लापता हुआ तो इंस्टा पे इन्होंने एक इश्तिहार दे दिया मिसिंग का। अब जब मिसिंग का इश्तिहार हुआ तो फेक कॉल्स आना शुरू हो गई। फेक कॉल्स आना शुरू हुई तो उसमें लोगों ने डिमांड करना भी शुरू कर दी। उसी दौरान जो है वो साहिर और शराज भी इनके टारगेट पे था। तो उसके पास से 550 ग्राम मिल भी गई, यानी कि 55 लाख रुपए की ये मालियत थी। अच्छा, साजिद हसन साहब जब वहाँ पहुंचे तो उन्होंने बड़ा शोर शराबा किया, मेरे बेटे को आपने गलत पकड़ लिया। तो फिर उन्हें हकीकत दिखाई गई कि जनाब ये देखिए आपके घर से निकली है। साहिर है वो करता था वीट का काम, वो कैली वीट का काम करता था। वो कैली वीट आती थी इस्लामाबाद से, वो आती थी बजरिया आपके आपके कोरियर कंपनी, उसके जरिए वो आपके कराची पहुंचती थी। आप ये समझते हैं कि ये अरमगान के केस से, मुस्तफा के केस से आपको इससे लगता है, जो हर आदमी को लग रहा है ये बच भी जाता है, तो यहाँ उसने पुलिस का एक डीएसपी भी जब्त किया। आप उस केस को कहाँ लेके जाएंगे? वो एफआईआर हो गई, एफआईआर हो गई, इस केस की अलग से हो गई, उसी वक्त हो गई। आप लेके एफआईआर है, वो कहाँ लेके जाओगे आप? उसमें तो आपको सजा होगी नहीं, तो आपने डीएसपी जब्त नहीं किया, वो आप कहाँ लेके जाओगे? एमएम पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के बारे में। कहा यह जा रहा है कि लड़की का मामला है जिसकी वजह से मुस्तफ़ा को कत्ल किया गया है। ये लड़की कौन थी और 2-3 किरदार हैं लड़कियों के, कौन कौन सी लड़कियां थी, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये बात करेंगे जो मुल्जिम है अरमगान, वो कौन सी कंपनी चलाता था और क्या कारोबार करता था। उसके साथ साथ एक और जो चीज है, साजिद हसन का जो बेटा है साहिर हसन साहब, उनको भी गिरफ्तार किया गया इस केस के अंदर और मंशियात का केस उनके ऊपर डाला गया है। इसमें कितनी हकीकत है और क्या हकायक है, सब सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं ज़ुएब जेजा साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने टाइम दिया। सर ये लड़की जुमा और इसके अलावा पहले 2-3 और लड़कियों के नाम है, ये है क्या मैटर सर? अच्छा देखिए, ना इसमें मार्शा है, ना ओलिविया है, ना इसमें जुमा है, और ना ही ये लड़की का मामला है। अच्छा, ये दरअसल जो कत्ल है ये अब तक तय नहीं हो पाया है कि ये इसने किस वजह से किया था। जो उसकी कत्ल की वजह ये सामने नहीं आई है। उसकी वजह ये है कि वो बयानात अपने ना मुख्तलिफ बयानात दे रहा है। तो जब तक चालान में कोई बात सही साबित चालान में कोई बात कत्ल की वजह जब तक नहीं डाली जाएगी, तो जब तक हम ये नहीं कह सकते कि कत्ल की वजह क्या है। इब्तदाई तौर पर उसने कहा कि जो है वो झगड़ा शुरू हुआ एंजेलिना के मामले पे, तहकीकात की तो मालूम हुआ उसको भी कोई ताल्लुक नहीं है। फिर बात आ गई ओलिविया की, फिर एक और लड़की का नाम सामने आया मार्शा का, उसका भी कोई ताल्लुक, इन तीनों को कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि जुमा का ताल्लुक बिला वास्ता आप ज़रूर कह सकते हैं,
और लेकिन उस इस वाक़ये से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। 5 तारीख को उसको घर पे बुलाया था, वो मुलाज़िमा थी, नीचे बैठी हुई थी, उसको बुलाया फ़ोन करके कि आप ऊपर जो है वो लैपटॉप के बहाने लैपटॉप लेकर आ जाओ। वो लैपटॉप लेकर आई तो कमरा बंद कर दिया। कमरा बंद किया तो उसको मारना शुरू कर दिया। और जब उसको मार रहा था तो उसको कह रहा था कि तुम्हारी वजह से मेरा कॉल सेंटर बंद हुआ है। तकरीबन 1.5 से 2 महीने इसका कॉल सेंटर बंद था, जिसकी वजह से ये ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान था, दबाव में था। चूँकि यहाँ पे कॉल सेंटर का मसला ही कॉल सेंटर बंद होने का मसला ये है कि तकरीबन उसको नुकसान था 1 करोड़ रुपए का नुकसान था रोज़ाना। अच्छा। जिस तरह का ये कॉल सेंटर चला रहा था, डब्बे के नाम से जो पहले भी खैर आप कर चुके हैं। तो अब नुकसान जो था वो 1.5-2 महीने से इसको हो ही रहा था मुसलसल। उसको ये था कि शायद मेरा कॉल सेंटर जो है वो बंद हुआ है, कोई मुखबरी हुई है, किसी ने किसी को बताया है, कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास से लीक हो रही है, क्योंकि वो बहुत सीक्रेसी का बड़ा ख्याल रखता था, कोशिश करता था कि कोई बात उसकी आउट ना हो। यही वजह है कि मुलाज़मीन को भी गैप दे के बैठने का कहा जाता था। अगर कोई बात करता हुआ पकड़ा जाता था सीसीटीवी में, तो उसको फौरी तौर पर निकाल दिया जाता था, दोनों को ही, ताकि कोई भी बात उसकी आउट ना हो। 40 से 50 के करीब ये मुलाज़मीन थे जो काम कर रहे थे। अगर तनख्वाहों की अगर आप बात करें तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि 1 से 1.5 लाख रुपए तनख्वाह इब्तदाई तौर पर दी जाती थी, वो तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए पे चली जाती थी। फ्रेश। तो अगर 40 से 50 लोगों को ये तनख्वाह दे रहा था, तो अंदाज़ा लगाएँ कि कितनी बड़ी तादाद में महीने में सिर्फ़ तनख्वाहें दे रहा था। बाकी आसाइशें, फैसिलिटेशंस और इसके अलावा दीगर जो उसकी अपनी लग्ज़रियस लाइफ़ थी, वो अभी आप बिल्कुल एक तरफ कर दें। तो तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए तो माहाना सिर्फ़ अखराजात थे जो दे रहा था। तो आमदनी का जो ज़रिया है यकीनन वो इससे कहीं गुना ज़्यादा ही होगा, जिस वजह से ये पैसे दे रहा था। अच्छा, फिर आ जाएँ कि एड्स कम्युनिकेशन के नाम से जब हमने एफबीआर में चेक किया तो पता चला निशात कमर्शियल का पहले इनके वालिद के नाम पे ये कंपनी थी। बाद में 2017 में इन्होंने अपने नाम पर करा ली, जो 5 दिसंबर 2017 को ये इनके नाम पर चली गई। इस तरह यही कंपनी एम्स के नाम से फिर सामने आ गई, एम्स कम्युनिकेशन के नाम से, जिस पर ये इश्तिहारात देते थे। फ्रेश ग्रेजुएट को बुलाते थे इस इश्तिहार के ज़रिए, और ये इश्तिहार कोई पेपर में नहीं बल्कि सोशल ऐप्स के थ्रू और लिंक के थ्रू दिया जाता था, जिसके थ्रू फिर वो अपना इंटरव्यू करने आते थे। उसमें उनको कन्वेंस नहीं दी जाती थी, सिर्फ माहाना तनख्वाह दी जाती थी। फिर जिस तरह से काम चलता था, यानी कि बहुत दिन ऐसे भी थे कि जब बहुत अच्छा काम होता था तो ये तनख्वाहें फिर उसको एक्स्ट्रा भी देता था, यानी कि अगर बोनस। 1.5 से 2 लाख तनख्वाह है तो फिर ये उनको एक्स्ट्रा मुआवजा देता था, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा देता था। तो इस तरह जितने भी लोग काम करते थे, अब इसमें जो उज़ूमा थी ये बहुत अच्छा काम करती थी, इसकी तनख्वाह में भी बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा कर दिया था। अब उस दिन इसको जो है वो उस पर बेरहमाना तशद्दुद किया है, इस नौइयत का तशद्दुद किया है कि मैं बता नहीं सकता कि उसको कहाँ-कहाँ इस कह लें कि ज़ालिम शख्स ने उस पर तशद्दुद किया है। फिर ये पहुँच जाती है एनएमसी मेडिकल में, वहाँ स्ट्रेचर पे इसको लाया जाता है, जो रिपोर्ट हमारे पास है कि स्ट्रेचर में इसको लाया जाता है, फिर उसका तिब्बी मुआयना किया जाता है, तो मालूम होता है कि उसको कोई सख्त चीज़ से, लोहे की, उसको उसके पैरों पर, उसके नेक पर, उसके जिस्म पर तशद्दुद किया गया है, जिसकी वजह से वो जब पहुँची थी अस्पताल तो उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई था, बीपी बहुत ज़्यादा हाई था। और सिर्फ यही नहीं, जब बीपी हाई होना शुरू हुआ तो उसके साथ-साथ उसके जिस्म से खून भी निकल रहा था, मुख्तलिफ जगहों से उसके खून बहुत ज़्यादा बह रहा था। अब जब डॉक्टर ने ये सूरत हाल देखी तो उन्होंने 15 को कॉल की और पुलिस को बुला लिया। डिफेंस थाने की पुलिस पहुँचती है और वहाँ पर एक बयान लिया जाता है कि मैं इससे पहले ये है कि अरमुगान जब इसको यहाँ से भेजता है तो उसको फ़ोन करके रास्ते में कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूँगा अगर तुमने पुलिस को कुछ बताया या किसी को भी इस मामले में कुछ बताया। और इससे वो डर और खौफ़ज़दा हो जाती है। फिर वो शिराज़ को भेजता है वीट लेने के लिए कि तुम वीट लेकर आओ, और वो थाने बात करता है, ये बकौल शिराज़ के, कि वो थाने बात करता है और थाने बात करके उनको बताता है कि मैंने चोर पकड़ ली और इस तरीके से उसको जो है ना वो मेरे पास से चोरी करी थी, मैंने उसको पकड़ लिया, तो उसको बंद करना है। पुलिस ने कोई खातिर ख़ाह जवाब दिया नहीं। यहाँ पर फिर जो है वो उसको वो वीट लेकर भी पहुँच गया था शिराज़, लेकिन उसने उसको बंद नहीं करवाया। फिर उसको अस्पताल भेज दिया। उसको घर में जब वो तशद्दुद कर रहा था, उसको असला भी दिखाया कि मैं ये गोली तुम्हारे सर पे मार दूँगा। फिर उसके बाद वो अस्पताल पहुँच जाती है खौफ़ज़दा होके। फिर अस्पताल में जब वो बयान देती है, वो ये बताती है कि मैं रास्ते में जा रही थी उबर में और मुझे रास्ते में कुछ लोगों ने रोका, मेरे साथ मारपीट की और मुझे जान से मारने की कोशिश की। लेकिन साथ ही अगर आप बयान देखें जो अस्पताल इंतज़ामिया ने लिखा है, उसमें बता रही है कि मुझे तशद्दुद और ज़्यादती भी मेरे ज्यादती का साथ की निशाना गई हुआ। है। ये अस्पताल इंतज़ामिया को उसने बयान दिया है। ख़ैर, अब यहाँ पे जब अस्पताल इंतज़ामिया रिपोर्ट बनाती है, तो रिपोर्ट के अंदर वो बाकायदे लिखती है कि इसका मेडिकल लीगल करवाया जाए। यानी कि आपको अब जो कानून में
चीज़ें आ गई, उसमें आपको अगर कोई लड़की है उसका 6 घंटे के अंदर-अंदर आपने उसका मेडिकल करवाना है। लेकिन 5 जनवरी से लेके आपने अब तक उसका मेडिकल नहीं करवाया। अब आप उसको मंज़िल-ए-आम पर लेकर आए हैं। यानी कि इस दरमियान आपने उस सरकार की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? यानी कि अगर वो लड़की नहीं चाहती थी कि वो मुकदमा दर्ज कराया अपनी मुद्दईयत में, तो सरकार इसमें मुद्दई बन सकती थी। जिस तरह पहले भी बनती रही है। क्योंकि उसमें अगवा का एलिमेंट भी आ गया, उसमें तशद्दुद का एलिमेंट भी आ गया, उसमें ज़्यादती का एलिमेंट भी आ गया, फिर उसमें जान से मारने का भी एलिमेंट आ गया। तो यहाँ पर ये लगता है कि कहीं न कहीं पुलिस की मिलीभगत का मामला ऐसा महसूस होता है कि कहीं न कहीं ज़रूर है, क्योंकि जुर्म को छुपाया गया है। क्या आपको जब मालूम था कि कोई जुर्म हुआ है तो आपने क्यों उसकी तफ्तीश नहीं की? क्यों जाए मुआयना का दौरा नहीं किया? क्यों आपने जाकर नहीं देखा कि जो बयान दे रही है सच है या झूठ है? उसकी सीसीटीवी देखी, कोई बयान लिया आपने, कोई उसको मेडिकल लीगल के लिए आपने भेजा या डॉक्टर इंतज़ामिया से आपने कोई उसके कपड़े लिए, कोई से नमूने लिए, आपने कुछ भी नहीं लिया। आपने वो मामला वहीं दब किया। वो मामला तो तब सामने आया कि जब मुस्तफ़ा का डीएनए लिया गया, जब खून के ब्लड के सैंपल लिए गए उसके घर के कारपेट के नीचे से, तब वहाँ उसका भी कारपेट उसी के ब्लड के सैंपल के नीचे मौजूद था। जब उसको डीएनए एनालिसिस के लिए भेजा गया तो मालूम हुआ कि ये जो डीएनए है, यानी जो ब्लड सैंपल है, एनालिसिस से मालूम हो रहा है कि शायद ये किसी लड़की का है। तो वहाँ पे ये शक जो है वो बदल गया हकीकत में कि जो शिराज़ ने बयान दिया कि उससे 1 दिन पहले उसने किसी लड़की लड़की को को बना। मारा था, तो वो यहाँ आके बयान जब शक में बदला तो फिर इसको मंज़िल-ए-आम पे लाया गया जब मीडिया ने इसको हाइलाइट किया। तो यहाँ तक की बातचीत तो हो गई है। अब यहाँ जो पुलिस के किरदार की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे पुलिस की मुकम्मल तौर पर नाकामी, नेग्लिजेंस, गफ़लत, लापरवाही और मिलीभगत पूरी-पूरी सामने आती है। पुलिस ने पकड़ा, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे तरीके से पकड़ा उसको, लाश भी पुलिस ने जो है वो निकाल ली। लेकिन यहाँ पे पुलिस ने इसको पूरे तरीके से नहीं किया। यहाँ पे पुलिस ने नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी संगीन गलती है कि जुर्म को छुपाया गया। कि क्यों आपने जुर्म को छुपाया? क्या वजह थी? क्या अरमगान ने शराज़ के ज़रिए या जो एएसआई नदीम है, इसके ज़रिए आपको कोई मतलब क्या मतलब उसने कोई ऐसा पैकेट पहुँचा दिया आपको? क्या किया सर? कोई फ़ोन करवा दिए, पैकेट पहुँचा दिए, जिस तरह जो एएसआई नदीम है, उसका राब्ता तो मुसलसल था ना। उसका राब्ता भी था, उसको ये पैसे भी देते थे, बताते हैं कि हम उसको लाख रुपए देते थे, 2 लाख रुपए देते थे, हफ़्ते के, महीने के, कुछ काम होता था तो उसी को बोलते थे, किसी को डराना होता था तो ये मोबाइल लेकर भी आ जाता था और ये मोबाइल लेकर आया भी है। अच्छा। हाँ, ये मोबाइल लेकर आता रहा और जब डराना होता था किसी एम्प्लॉयी को, जब बातें ऐसी हो जाती थी, तो ये मोबाइल लेकर भी पहुँचे थे। तो अब उसको ख़ैर तहकीकात में इन्होंने ये कहा कि नहीं जी, इसकी कोई तहकीकात में ये हिरासत में ज़रूर लिया, लेकिन हमने इससे पूछगछ की। इसने बताया कि जी जनाब जो इश्तिहारी और मफ़रूर था, तो उस हवाले से मैंने उससे राब्ता किया। तो जब उस हवाले से उसने राब्ता किया तो जो शराज़ जो अपना बयान दे रहा है, तो वो उसको आप किस एंगल से देखेंगे? तो यहाँ पर पुलिस अपनी गलतियों को सुलझाने के बजाय छुपा रही है। छुपा भी रही है, बचा भी रही है। तो यहाँ तक तो हो गया ये वाला मामला। अब इसी तरह से दोबारा से एक बार रिपीट करूँगा कि इस मामले में ना मार्शा का कोई ताल्लुक है, ना एंजेलिना का कोई ताल्लुक है और ना ओलिविया का कोई ताल्लुक है। और ये भी समझ लें कि एंजेलिना और ओलिविया सिर्फ़ एक फ़र्ज़ी नाम है। इसके पीछे कोई लड़की है ही नहीं। सही। ये चीज़ क्लियर कर लें। इसके पीछे कोई लड़की नहीं है। अगर कोई लड़की है तो वो ज़ुमा है, कि वो भी विक्टिम है। बिल्कुल। उसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। वो खुद एक विक्टिम है और उसके साथ खुद एक बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। ओलिविया भी कोई नहीं है और मार्शा भी कोई नहीं। ये सिर्फ़ चीज़ों को इब्तिदाई तौर पर उलझाने के लिए, उसको घुमाने के लिए, तहकीकात को रुख मोड़ने के लिए, चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए ये किया गया था। बाकी इसमें कोई सदाकत नहीं है। सर इस वक्त एफआईआर की अगर हम बात कर लें, अरमगान के ऊपर कितनी एफआईआर्स हैं? जो एफआईआर है उसके ऊपर 2 दरक्षा थाने की एफआईआर हैं, गिजरी थाने की एफआईआर हैं उसके ऊपर, और एएनएफ की तो बहुत ज़्यादा एफआईआर हैं। आज भी एक एएनएफ के जो है एफआईआर थी, उसकी समाअत हुई थी कि 2018-19 में इसको बंद किया गया था। ये 10 पार्सल मंगवा रहा था और ये चीज़ साबित भी हो गई थी, लेकिन केस जो है वो अदालत में ज़ेर समाअत है और आज उसने कहा है कि इसको वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाए। अच्छा, ये बात यहाँ समझना ज़रूरी है कि ये कॉल सेंटर से पहले करता क्या था? ये पहले आईबेक्स में स्टूडेंट था। सही। और ये दिमागी तौर पे बहुत तेज़ था। आईबेक्स के स्टूडेंट था, स्टूडेंट के बाद इसने आईबेक्स के साथ-साथ ये अपना कोक का काम करता था। बेसिकली कोक का बड़ा डीलर था। कोल्ड ड्रिंक कोक का। हाँ, कोल्ड ड्रिंक वाली कोक नहीं, कोक जो नशा है कोक, अच्छा। ये वो वाली, वो काली कोक नहीं है ये। अच्छा। ये नशे वाली कोक ये ट्रम है जिसको कोक कहते हैं। ये उसका काम करता था। इसके मुखालफिन जो थे वो वीट का काम करते थे। सही। ये दोनों समझने पार्टी। वाली बात है। ये 2 हाथियों की जंग है।
ठीक है? अब यहाँ पे जो 2 हाथियों की जंग है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि 2 हाथियों की जंग है और दोनों एक-दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहे थे। अब कौन किसको गिराना चाहता था और किसने किसको गिरा दिया, ये तहकीकात में मालूम होगा। अब यहाँ पे ये करता था कोक का काम, लेकिन लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं उसमें कहीं पे ये चीज़ सामने इस चीज़ को नहीं लाया जा रहा। ये कोक का काम करता था, बाद में कॉल सेंटर आया और फिर बाद में डब्बे का काम शुरू हुआ। पहले कुक का काम करता था और जो उसके दोस्त हैं सारे, जो साहिर है, वो करता था वीट का काम। वो कैली वीट का काम करता था। वो कैली वीट आती थी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से वो आती थी बज़रिया आपके 2 आपके कोरियर। कोरियर कंपनी उसके ज़रिए वो आपके कराची पहुँचती थी। सिर्फ़ यही नहीं बल्कि पंजाब, फैसलाबाद और लाहौर से भी आपकी इससे पहले जो ग्रुप पकड़े गए हैं, एक पिंकी नाम का ग्रुप है, एक लड़की पिंकी है, उसकी भी उसकी जो उसका जो ब्रांड है वो ये है कि उसके माल के पीछे ना पिंकी लिखा हुआ होता है। तो सही। उससे हाँ, उससे ये पता चलता है ये पिंकी का माल है। पिंकी के लोग यहाँ पर पकड़े गए हैं। एसपी माजिदा अली पोतो इसकी टीम ने भी काम किया था। उन्होंने भी इसके कारिंदे बहुत सारे पकड़े थे। तो मालूम हुआ ये कराची में नहीं है, ये कराची से बाहर काम कर रही है। इसका भी बहुत बड़ा नेटवर्क था लेकिन नेटवर्क टूट चुका है इसका काफ़ी हद तक। लेकिन अब भी कहीं न कहीं छोटे-मोटे इसके कारिंदे हैं जो काम करते हैं। पिंकी का ताल्लुक जो है वो भी पंजाब से है और इस वक़्त बताया जाता है कि वो खुद भी पंजाब में ही है और लेकिन वो भी पकड़ी नहीं जाती। उस पे भी दरक्षा थाने में मुकदमा दी। एक मर्तबा पकड़ी गई थी लेकिन उसके बाद मुतादिद केसेस में मतलूब है, लेकिन पकड़ी नहीं जाती। अब आ जाते हैं बाज़िल और रियाया पे। साहिर ने बताया कि मैं बाज़िल और रियाया इस्लामाबाद में जो 2 लोग थे उनसे मैं ये माल वो उनके ज़रिए ये माल आते थे। फिर उसके पास से 550 ग्राम मिल भी गई यानी कि 55 लाख रुपए की ये मालियत थी। अच्छा, साजिद हसन साहब जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बड़ा शोर-शराबा किया, मेरे बेटे को आपने गलत पकड़ लिया। तो फिर उन्हें ये हकीकत दिखाई गई कि जनाब ये देखें ये आपके घर से निकली है, ठीक है? उसके बाद उन्हें सुकून आया, फिर वो दूसरे कमरे में चले गए और फिर वो थोड़ा-सा अपना उन्होंने रवैया बेहतर किया। फिर उनकी जो अपने बिहेवियर्स हैं वो मतलब वो आपने भी देख लिए खैर, सब मीडिया के सामने ही है। सर फाजिल और रियाया इनके मेन डीलर थे। अच्छा, फिर उसमें पता ही चलता है कि एक साबिक मेयर का जो बेटा है वो भी इसके अंदर शामिल है। फिर इसके अंदर एक हुकूमती शख्सियत है बहुत बड़ी, उसके 2 भतीजे भी शामिल हैं। नाम लेना मुनासिब नहीं जब तक तहकीकात में ये चीज़ सामने नहीं आ जाती। अच्छा, साथ-साथ फिर और भी हुकूमती शख्सियत हैं जिनका ताल्लुक बताया जाता है कि कुछ का पंजाब से भी है, कुछ का इस्लामाबाद से भी है। क्योंकि ज़ाहिर है जो टेक्निकली चीज़ें सामने आई हैं उससे ये चीज़ मालूम होती है। लेकिन जब तक ये चीज़ तहकीकात का हिस्सा नहीं बन जाती तो उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है। अच्छा, फिर आ जाता है मामला पैसों का क्यों है इतना ये? और जो उसकी वालदा बार-बार कह रही है कि ये मामला लड़की का नहीं है बल्कि कत्ल का मामला है, वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इस मामले को उलझाया जा रहा है। यहाँ मैं उनकी बात को सेकंड करूँगा, क्योंकि पहले रोज़ से इस मामले को लड़की की तरफ ले जाया जा रहा था। ये कहीं न कहीं ये मामला जो कत्ल का जो बनता है वो उसकी शख्सियत से और वो जो मुस्तफ़ा की शख्सियत है, उससे कहीं न कहीं ये जो है ना वो खार खाता था। जेलस। इसके दिल में एक रंजिश थी। क्योंकि वो बड़ा स्मार्ट सा लड़का था और हर कोई इससे बहुत जल्दी जो है वो घुल-मिल जाता था। उसकी एक बड़ी अच्छी छोटा-सा लड़का है, उसकी बड़ी अच्छी एक शख्सियत थी। उसका मेल-जोल बहुत अच्छा था। और पैदाइश तो भी डिफेंस की। यहाँ पे कहीं न कहीं ये चीज़ ज़रूर सामने आ रही कि कहीं न कहीं इसके दिल में एक ज़ाती रंजिश ज़रूर थी कि जिससे ये खार खाता था कि क्यों सब इसके करीब ही हैं, क्यों सब मेरे करीब नहीं हैं। तो यहाँ ये कह लें ये भी एक है, ये भी ये कह लें कि तहकीकात में ये भी ज़ाविये से कहीं न कहीं इसको देखा जा रहा है। लेकिन उसके लिए किसी की जान ले लेना ये एक जो है वो एक मतलब सर एक वॉइस नोट आया था, इसने अपने दोस्त को किया था मुस्तफ़ा ने, जब ये इससे मिलने जा रहा था। हुँ, तो इसने ये वर्ड यूज़ किया था कि मैं काले से मिल के आ रहा हूँ। हुँ। तो ये काले काले का अल्फाज यूज़ करना और इससे ये चीज़ होती है कि इनके अंदर आपस में कोई ना कोई मामलात थे। देखिए अरमुगान से जब वो मुलाकात करने जा रहा था तो शिराज़ ने उसे ट्रैप करके उसको बुलवाया था। वो खुद से जाना नहीं चाहता था, उसको ट्रैप करके बुलवाया था। अच्छा, मामला यहाँ पर ये है कि उसने सिर्फ़ किसी एक को मैसेज नहीं किया, बल्कि उसने अपने पूरे फ्रेंड सर्कल को मैसेज किया था। उसी मैसेज के ज़रिए ही तो वालिदैन को पता चला था कि उन्होंने शक का जो इज़हार किया था, उसी मैसेज के ज़रिए ही किया था। और वो शक फिर हकीकत में बदल गया, क्योंकि वो 6 जनवरी की बात थी और 31 जनवरी को एवीसीसी में ट्रांसफ़र हुआ। तो जब भी तो उसकी वालिदा कह रही हैं कि पुलिस ने इतने दिनों में क्यों तहकीकात नहीं करी? अगर वो उसको फ़ौरी तौर पर जब वालिदैन ज़ोर दे रहे थे कि इसको तहकीकात करें, उससे पूछ-गछ करें, उससे पूछें तो अगर फ़ौरी तौर पर पूछ लेते तो मामला खुल जाता उसी वक़्त। लेकिन उनका इसी बात पर उनका गम और गुस्सा है कि क्यों नहीं पूछा गया। तो जिस पे जो आप बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर आप ये देखें कि एक तो पूछा नहीं, एक तो वालिदैन कह रहे हैं, फिर दूसरा जैसा आप वॉइस का ज़िक्र कर रहे हैं, वो वॉइस उसने अपने अमेरिका में दोस्तों को भी भेजी थी। फिर बाद में लोगों ने उनकी फैमिलीज़ को वो वॉइस मुख्तलिफ लोगों ने फिर भेजते रहे, बताते रहे। लेकिन वो एक ही वॉइस सबको भेजता रहा
वो ऐसा नहीं कि आपको भेज रहा है तो वो अलग नाम से भेज रहा है, मुझे भेज रहा है तो अलग नाम से भेज रहा है। एक ही वॉइस सब उसने दूसरों को फॉरवर्ड कर दी थी, जो अच्छा मैसेज सर, से मालूम हो रहा उनकी वालदा का मैंने इंटरव्यू किया था तो है। वो बता रही थी कि 13 तारीख तक मुझे एक इसी लड़की जो इस केस के अंदर लड़की थी उसका मैसेज आ चुका था हम्म कि आपका जो बेटा है ये अब दुनिया में नहीं है। हम्म। तो सर ये कौन अब सी वो लड़की मैसेज थी? मेरे पास भी है, वो मैसेज मेरे पास भी है। आप देखें ना कि वो हुआ क्या हुआ, ये कि जब ये 6 तारीख को लापता हुआ तो इंस्टा पे इन्होंने एक इश्तिहार दे दिया मिसिंग का। अब जब मिसिंग का इश्तिहार हुआ तो फेक कॉल्स आना शुरू हो गई, फेक कॉल्स आना शुरू हुई तो उसमें लोगों ने डिमांड करना भी शुरू कर दी। फिर सीपीएलसी ने भी अपना काम शुरू कर दिया। अब यहाँ से डिमांड्स आना शुरू हुई तो उन्होंने कहा अब हमें पैसे दो, आपका बेटा हमारे पास है। फिर उनसे कहा कि अच्छा बेटा पास है तो तस्वीर भेज दो, उन्होंने सबूत तस्वीर दे नहीं दो। भेजी। बोला वीडियो कॉल पे आ जाओ तो वीडियो कॉल पे नहीं है। तो इस तरह से ये फेक जो चीज़ें होती हैं ना, ये भी साथ-साथ चल रही होती हैं। फिर ऐसा भी देखने में आया कि जब फेक कॉल आना शुरू हुई, लेकिन जब कॉल फेक हो या मतलब जेन्युइन हो, तो वो ट्रांसफ़र हो जाती है एबीसीसी को। जब ट्रांसफ़र हुई तो उसके 2-3 दिन 4-5 दिन बाद ही ये केस जो है ना, ये अरमुगान तक ये पहुँच गए थे। उसी दौरान जो है वो साहिर और शराज भी इनके टारगेट पे था, ऐसा नहीं है। साहिर और शायद शराज भी उनका इनके पहले पता था इनको। टारगेट पे था। ज़ाहिर है कि पुलिस अपनी तफ्तीश तो कर रही थी ना। अब यहाँ पे डायरेक्ट आप मेन अक्यूज़ को पकड़ने से पहले आप कोशिश करते हैं कि आप पहले थोड़ा-सा उसके बारे में थोड़ा-सा इसके आप सर्कल को तफ्तीश देखा। कर लें, ताकि कौन-कौन सा पूरा ग्रुप है, क्या है। ये जो चीज़ें आज आप साहिर के नाम को देख रहे हैं, ये साहिर का नाम आज का नहीं है। ये जब अरमुगान को पकड़ना था उससे पहले ही साहिर का नाम आ चुका था तफ्तीशी इदारों के पास। ऐसा नहीं है कि अचानक से इसके घर चले गए या अचानक से जो है वो ताने-बाने मिल गए, ऐसा नहीं। ये उस वक़्त ही ये सारी चीज़ें सामने आ गई थी। लेकिन तफ्तीश का भी एक तरीका होता है, वो वक़्त के साथ-साथ चीज़ें आगे चल रही होती हैं। ऐसा नहीं कि पूरे शहर को पकड़ के एक साथ बंद कर दिया जाए। जिसके खिलाफ सबूत होंगे, जिसके खिलाफ ये कह लें कि शवाहिद होंगे और जिसके पास से कुछ बरामदगी होगी, उसी को पकड़ा जाएगा ना। ऐसे तो हर कोई एक-दूसरे के मुखालिफिन एक-दूसरे का नाम दे देते हैं। अब उसके पास से तो बीट पकड़ी गई, ये कह लेगी। फिर उसने अपने बयान में भी बताया कि हाँ, मैं करता हूँ। फिर साजिद हसन के मैनेजर के अकाउंट के थ्रू वो पैसे ले रहा था। फिर वो मैनेजर भी सामने आ गया, उसने कहा मैं तो मना करता था, फिर भी ये पैसे लेते थे। तो ये तो चीज़ बिल्कुल ही खुल गई मतलब अब। हो गई ना, उसमें तो कुछ बचा ही नहीं है बाकी। तो इस तरह की चीज़ें हैं। फिर आप ये देखें कि ये जो पैसों का ये काम करता था, तो ये जो पैसों का काम करता था, तो ये अपने पैसे जो है वो पाकिस्तानी करेंसी में नहीं रखता था, कोई बैंक में अकाउंट नहीं, कुछ भी नहीं है। ये सारे पैसे क्रिप्टो में ट्रांसफ़र कर लेता था और सारे जो है एप्पल की जो आपकी वाउचर है उसके अंदर सारी चीज़ें ले लिया, वो आप पकड़ ही नहीं सकते। और वो आई क्लाउड इसके अलावा किसी के पास भी नहीं है। अब आप क्या करेंगे, तफ्तीश कैसे करेंगे? कोई फुटप्रिंट उसने छोड़ा ही नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ा। आप इस पे तफ्तीश करना भी चाहें तो कुछ नहीं कर सकते। और अगर आप तफ्तीश आपने इस पे कर ली तो आप समझ लें आप कामयाब हो गए। इतनी बड़ी तफ्तीश है ये। क्योंकि ये बताया जाता है कि 1 से 2 लाख डॉलर रोज़ाना के थे। फिर बताया जाता है कि जो ज़राए बताते हैं कि आमदनी का जो तरीका था वो कभी-कभार 5 से 10 लाख तक भी पहुँच जाता था, डॉलर तक। तो इस तरह की जो है वो चीज़ें हैं। अब सारी चीज़ें आईक्लाउड में, और वो कहता है कि मैं आईक्लाउड दूँगा ही नहीं, आप कुछ भी कर लो। वो अपने वालिद के लिए कहता है कि वो जब आते हैं मुझसे कहते हैं पासवर्ड बता दो, आईक्लाउड को बता दो। तो अपने वालिद को एक्सेप्ट ही नहीं करता। कहता है वो तो हमेशा पैसे लेने के लिए आते हैं, वो तो लालची हैं। तो वो तो ये बातें करता है। उसने तो मना कर दिया था मुझे मुलाकात ही नहीं करनी। उसने तो कमरे अदालत में भी मना कर दिया था मुझे मुलाकात नहीं करनी। वकील को भी मानने से इनकार कर दिया तो मेरा वो वकील बात नहीं। खत्म हो जाती है ना। इसका मतलब ये है कि सब पैसों की ही लालच के लिए हर इसमें जो भी शामिल हो रहा है, पैसों की लालच के लिए शामिल हो रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो है। बाकी आप ये देखें कि उसने जो मुस्तफ़ा को घर में मारा है वो अ, जिस नौइयत का उसने मारा है और जिस नौइयत की ये उसके साथ मारपीट करता रहा है, वो माज़ी में इस तरह देखने को बहुत कम मिलती है कि एक शख्स उसको मारता है, फिर उसके कपड़े उतारता है, फिर वो शराब पीता है, फिर वो उसके ऊपर पेशाब करता है, फिर शराब पीता है, फिर पेशाब करता है, फिर शराब पीता है, फिर शराब पेशाब करता है। तो ये क्या है? ये क्या है? तहकीकात में तो इसको यही कहा जाता है कि ज़ाती रंजिश थी, इसको कहीं न कहीं दिल में कुछ था, बुखार थी इससे। कोई जेलसी फैक्टर तो था ना। ऐसे कौन किसके साथ करता है? मतलब इंसानियत दफ़न कर दी इसने, मतलब इस तरह कोई नहीं करता। सर कहा कि फिर यहाँ भी इसको मतलब इस ये करके भी मतलब उसको जब उसको लगा कि ये भी काम है, तो फिर वो और स्टेप आगे चलता रह गया। उसने गाड़ी में डाल दिया, उसने उसके हाथ-पाँव बाँध दिए, उसका ट्राउज़र उसने जो है वो छुपा दिया, जो नहीं मिला अभी तक, वो भी अहम एविडेंस है। फिर इसको जो है वो जाके जला दिया। सर और वो जलाने पे कहता है कि मैं जलाना नहीं चाहता था, मैंने तो सीट पे डाला था पेट्रोल, मैंने पेट्रोल उसके ऊपर नहीं डाला।
कह रहा बचना होता तो बच जाता, हवा चली और वो आग लग गई, शोला उड़ गया। बातें तो सुने, फिल्मी बातें सारी उसकी। अच्छा सर, बताया जाता है कि जब इसको यहाँ से लेके गया है तो उसके बाद कोई कॉइन वाइन फिल्मी अंदाज था, वो जो आप बात बता रहे थे, ये पूरी तो कीजिएगा सर जरा। कौन सी? सर इसको यहाँ से जब डिग्गी में डाल के लेके जाया जाता है हाँ मुस्तफा हाँ को, हाँ। तो ये देखिए ना कि उसको जब डिग्गी में डालकर लेकर गया तो पहले वो पहुंचा है आपके बोर्ड बेसन से केमाड़ी, केमाड़ी से वो पहुंचा है हब टूल पे, पुराना जो टूल है ना आपका, उस पे एक राउंड अबाउट बन गया है। राउंड अबाउट से ये सीधे हाथ पे एक रास्ता जा रहा है जो कि हमदर्द चौकी की तरफ जाता है। जब आप आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे, तो फिर उल्टे हाथ पे एक और रास्ता जा रहा है। उल्टे हाथ पे जब आप आगे जाएंगे तो दो रास्ते हैं, जो साकरान को जाते हैं, एक नूरानी को जाता है। फिर ये उस रास्ते से होते हुए पहुंच गया धोरेजी। जब ये धोरेजी पहुंचता है तो ये कहता है कि मैंने जो पेट्रोल है वो सीट पर डाला और उसके बाद जो है मैंने पेट्रोल शीट पर डाला और मैंने आग लगा दी और फिर मैं चल पड़ा। तो कहता ये है कि फिल्मी अंदाज में कि अगर इसको बचना होता तो ये बच जाता, लेकिन हवा इतनी जोर से आई, एकदम जो है वो धमाका हो गया। कह रहा मैंने तो नहीं मारा इसको, तो पेट्रोल गाड़ी में कर गया बचना होता तो ये बच जाता। बातें सुने ना उसकी, बचना होता तो बच जाता, उसको नहीं बचना होगा वो नहीं बचा। सर ये अपने वालिद के साथ भी, मतलब फिर वालिद को भी किसी एतबार में नहीं है, उनको भी साइड पर रखता है। जिस तरह से सूरत हाल है वो सबके सामने ही है, कोई ऐसी ढकी छुपी तो नहीं है। वालिद अपने तौर पे बयानात दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो बेटा तो मैं मिला हूँ, उसने तो कहा कि मेरा वालिद तो घर में आता था, मैं तो घर में नहीं घुसने देता था उसको, वो तो सिर्फ पैसों मांगने के लिए आता था मेरे पास। सर इसके पास इतना दिमाग था, 4 घंटे ये पुलिस से लड़ता रहा और उसके साथ ये जो ट्रांसफर करना था, जो सब चीजें करनी थी, इसने वो कर ली। हाँ, 4 घंटे तक ये सारा डेटा उड़ाता रहा। ये वही डेटा है जिसकी तलाश अब जारी है। अब वो डेटा इसके अलावा कोई ले नहीं सकता क्योंकि उसने आई क्लाउड में डाल दिया। अब ये कुछ भी नहीं हो सकता इस मामले में। फिर जब इसने उसको जलाया, जलाने के बाद ये एक होटल पे चला गया। होटल पे इसने खाना खाया तो उसके पास वेपन था, वेपन नज़र आ रहा था। तो होटल वाले जो काम करते थे उन्होंने कहा कि खैरियत है कि आप परेशान हैं, कोई आपको मारने तो नहीं आ रहा? इन्होंने कहा नहीं कोई ऐसी बात नहीं। इन्होंने हाथ वगैरह धोया, खाना खाया, वो बार बार इससे पूछता रहा परेशान तो नहीं, या सो जाएं, कोई मारने तो आपको नहीं आ रहा, क्योंकि वेपन इसने बिल्कुल खुला रखा हुआ था उस वक्त। तो वो भी डर गए कि पता नहीं कौन लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि कराची का हुलिया बिल्कुल एक डिफरेंट अलग ही है। बलूचिस्तान में अगर आप वहाँ घूमेंगे तो आप पता चल जाएगा आप कराची से आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ का सब जगह का एक अपना अपना एक अलग होता है, अंदाज होता है। खैर फिर ये कराची पहुंच गया, वो तो खैर सबको ही पता है। अच्छा, फिर ये कि वीट वाली जो बात है, देखिए वीट 18,000 रुपए ग्राम ये वीट थी। ये होती क्या सर, पहले तो थोड़ा सा ये पौधे से बनती है, ठीक है, ये मैं आपको भेजूंगा कुछ चीजें, वो आप देखना। अब लोग घरों में भी ये शेड डाल के बनाते हैं। अच्छा हाँ। अच्छा, बैरून मुमालिक में इसकी इजाजत है, पाकिस्तान में इसकी इजाजत है नहीं, ठीक है। और ये वैसे मुख्तलिफ दवाइयों में भी इस्तेमाल होती है, लेकिन ये जो चीज़ है वो दवाई वाली, ये लोग दवाइयों के लिए नहीं बल्कि अपनी ज़रूरत के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये जो बेचते थे वो 18,000 रुपये ग्राम थी, इसमें 10,000 वाली भी आती है, बिल्कुल ही अगर आप बलूचिस्तान वाली बात करें तो 6,000 वाली भी आती है, 10,000 वाली भी आती है। ये इम्पोर्टेड है, ये बाहर की है। मतलब अगर ये इसकी इतनी छोटी सी डाली भी मैं यहाँ ला के रख दूँ आपके पास तो ये पूरा कमरा महकना शुरू हो जाएगा, आप बैठ नहीं सकेंगे यहाँ पे। मतलब आपको भी थोड़ी देर ये फील होगा कि जैसा आपने कोई नशा कर लिया, इतना तेज है। चर्च से 1000 गुना तेज है ये, जो चर्च है ना उससे 1000 गुना तेज है। अच्छा, लोग घरों में भी लगा रहे हैं ये। एक केस पकड़ा गया था, एबीसी से नहीं पकड़ा था, एक शहरी था अमरीकी, अब था तो पाकिस्तानी निजात, वो ये पूरी जो है ना पूरा शेड लेकर आया था कि इलेक्ट्रॉनिक पॉट थे, उसमें वो उग रहे थे। वो सारी चीज़ आपको भेजूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है देखने वाली कि किस तरह घरों में जो है वही वीट का काम चल रहा है, यहाँ पर भी है। और लेकिन ज़ाहिर है उसकी निशानदेही होगी तो आगे पकड़े जाएंगे। और यहाँ पे अब शुबा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि ये भी शायद हो सकता है कि जो उसने फार्म बनाया गिलगित में और केपीके में, मुमकिन तौर पर कि शायद उसने वहाँ पे ये वीट के पौधे लगाए हुए, वीट की काश्त कर रहा है, वीट अपनी बना रहा है। ये तो मैं अरमगान की बात कर रहा हूँ, लेकिन साहिर की जो वीट थी ये इम्पोर्टेड थी, कैली थी, और उसके कंज्यूमर्स भी बहुत ज़्यादा थे। अच्छा सर, ये महाना कितने पैसे कमा लेता है? सुनो वो एसएसपी हैं शुएब मेमन साहब, उनका बयान आया है ये 100 और 30 का इसमें प्रॉफिट, 100% से 30% का आपका प्रॉफिट है। अब आप लगा लें, अगर आपने महीने में बेचा है माल 3 करोड़ का तो आप 30% लगा लें, इसमें कितना होता है वो आपका है, 30-70 का है रेशो उसके अंदर। सर वो बता रहे हैं कि महाना 90 लाख रुपए कमाता था। बता रहा हूँ ना आपको, अगर आपने 5 करोड़ की बेची है तो आप 30% लगा लें, 30% लगा लें, तो उसमें से आपका रेशो निकल आएगा। और अगर आपने और अगर आप मतलब जितने हाथ बदलते जाएंगे उतना आपका प्रॉफिट कम होता जाएगा। अब आप इसमें चौथे हाथ से लेंगे तो आपका 20% हो जाएगा, 7वें हाथ से लेंगे तो 10% हो जाएगा।
90 हाथ से लेंगे तो 5% हो जाएगा। अगर आप बराह रास्त किसी से खरीद रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत बड़ी और है आगे भी बहुत बढ़ बड़े रहे हैं सर, ना, डार्क क्वांटिटी। वेब के थ्रू, इंस्टा के थ्रू सुना है, और ये सोशल मीडिया के तहत ये पुरानी तो बातें हैं सारी, ये सब तो आम है। आप वेब के थ्रू ना भी लें तो बहुत सारी जगह वो खुद आके आपको दे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये भी सबके घरों में जाके खुद तो नहीं बेच रहा था, ज़ाहिर है इसके नीचे राइडर थे, वही सब जाके बेचते थे। फिर अभी पार्टीज़ में बंद हो गई है क्योंकि जब से छापे पड़े हैं तो अभी थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। लेकिन ये तो हो गई पुल से उस पार की बात। अगर आप इस तरफ की बात करें तो इतना ही गंद इस तरफ भी है। फ़र्क इतना है कि यहाँ पे जिनके पास पैसे नहीं है वो भी ये काम कर रहे हैं, यहाँ तो जिनके पास पैसे हैं वही पी रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि उसको पीने के लिए किसी को मार रहे हैं या किसी की गाड़ी चोरी कर रहे हैं या किसी के शीशे चोरी कर रहे हैं, ठीक है ना? ये थोड़ा-सा एक डिफ़रेंस है। उनके पास पैसे हैं, इनके पास पैसे नहीं है। जिनके पास पैसे नहीं है वो आपको आपकी चीज़ें चोरी कर रहे हैं, गटर के ढक्कन चोरी कर रहे हैं, सर वो भी पोल वीड की पी रहे लाइटें हैं क्या? उतार रहे हैं। वो भी वीड पी रहे हैं, इतना महंगा नशा कर रहे नहीं, हैं वो क्या? वीट नहीं पी रहे, वो सिर्फ़ चर्स पी रहे हैं, वो वीट नहीं पी रहे। वो पाउडर इनकी तक है वो अभी तक इनकी वो। उससे पहुँच से दूर है। महँगा नशा है ना, वो महँगा नशा है। सर आपसे आखिरी सवाल, सर मुझे ये बताइएगा क्या बनेगा इस केस का? देखिए, अब तक शवाहिद बहुत ज़्यादा मज़बूत हैं, क्योंकि हर आदमी यही सवाल कर रहा है कि इसका क्या बनेगा। शवाहिद बहुत ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास ब्लड सैंपल आ गए जो डीएनए से मैच कर गए, पहली बात। जुमा लड़की पे तशद्दुद किया, वो भी मैच कर गया। तीसरी बात, आपका जितना भी ये लोकेशंस थी जो कह रहे थे नहीं आ रही, वो भी अब आपके पास आ चुकी है। मैच्योर हो गया कि हाँ, ये वहाँ पे लेकर गया था, ठीक है? ये हो गई तीसरी बात। फिर आप आ जाएँ चौथी बात पे कि उसके घर से असला मिला है, ये एक अलग केस है। अगर तो आप ये समझते हैं कि ये अरमुगान के केस से, मुस्तफ़ा के केस से आपको ऐसा लगता है, जो हर आदमी को लग रहा है, ये बच भी जाता है, तो यहाँ उसने पुलिस का एक डीएसपी भी ज़ख्मी किया जख्मी है। सर, आप उस उस पर केस को नाम कहाँ ही लेके जाएँगे? वो सरकार तो एफआईआर हो गई, ज़ाहिर है एफआईआर हो गई ना उस पे तो। इस केस की अलग से हो हाँ, गई। वो हो गई, उसी वक़्त हो गई थी। मुकाबले की एफआईआर है, वो कहाँ लेके जाओगे आप? उसमें तो आपको सज़ा होनी है ना। तो आपने डीएसपी ज़ख्मी किया है, वो आप कहाँ लेके जाओगे? तो उम्मीद अच्छी रखें, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा ये केस। सर शहराज वादा माफ गवाह बन सकता है? देखिए अभी शराज़ वादा माफ गवाह बन सकता है, नहीं बन सकता, वो तो एक अलग बात है। लेकिन जो 2 मुलाज़मीन थे वो उस वक़्त गवाह के तौर पर पेश हो गए, उन्होंने शनाख्त कर लिया। बयान ये भी दे। एक बहुत बड़ा शवाहिद है पुलिस के लिए। ये सारी चीज़ें पुलिस की पॉजिटिव में जा रही हैं। मैंने कहा ना, नेगेटिव भी बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो जुर्म छुपाया उन्होंने, ये एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। तो ये अब इस पे क्या कार्रवाई होगी, नहीं होगी, ये तो उनके आला हुक्काम ही करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ये थे ज़ुएब जेजा, इन्होंने बताया कि मुस्तफ़ा को किस वजह से कत्ल किया गया है और शुबा क्या जाहिर किया जा रहा है, इसके साथ साथ किस तरीके से जब उसके ऊपर तशद्दुद हो रहा था और क्या क्या उसके साथ हरकत की गई हैं, इस सब सूरत हाल पर इन्होंने आपको खसूसी तौर पर आज हमने इनको बुलाया था और इन्होंने डिटेल में आपको समझाया। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।